ध्यान से समझेंगे। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करूंगा। ओवरी के बाद अपन सीधा गैमेटोजेनेसिस पे आएंगे, और गैमेटोजेनेसिस के बाद तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तीन चीज आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आज की क्लास में मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, नहीं 101%। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है ना, गैमेटोजेनेसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि वो हार्मोनल रिलेशनशिप होते हैं उसमें, ठीक है। हार्मोन्स का एक्शन होता है, उसके रिलेशनशिप होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन आता है, और दोनों को मिला के क्वेश्चन जब देते हैं तो हार्मोन का रिलेशनशिप उसमें पूछा जाता है ना, अलग अलग तरीके से। अपन सभी तरीके को अच्छे से देखेंगे कि उनका रिलेशनशिप क्या है हार्मोन्स का, ओवरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि विथआउट ओवरी देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। चलो, तो ये सारा चीज़ जो है इसको ध्यान से समझेंगे। तो ओवरी इज अ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, ठीक। 2 to 4 सेंटीमीटर का ओवरी होता है। ये सारा जो फैक्चुअल डेटा है ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अपन सीधा कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखो, मेरे को ना पहले ना डायग्राम जो है ना बनाने देना, उसके बाद बनाना, नहीं तो ना कुछ समझ नहीं आएगा बाद में, ठीक है। पहले मेरे को ना बनाते हुए देखो कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेप है। उसके बाद ये सब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके ले जाना भले। तो ओवरी जो है इंटरनली इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं इसको क्यूबॉइडल नहीं बना रहा हूँ वरना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैं एक रफली बना रहा हूँ। तो ये किस टाइप का एपिथेलियम है? इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ध्यान रखेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब ऐसा एपिथेलियम है ना जिसके सेल्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे स्पर्म हो चाहे एग हो, वो दोनों के दोनों। मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसी को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं या जर्म सेल्स बोलते हैं, याद आ रहा है ना। ओवरी में भी सेम वही एपिथेलियम होता है जो एग प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। और इसके जो सेल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, है ना। एक पहला क्वेश्चन हो गया जो कई बार आता है। चलो देन उसके बाद देखेंगे बेटा कि ओवरी जो है इसमें एग जो प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली इसी सेल से होगा। तो ये जो हमारा जर्म सेल है इसका पहले माइटोसिस होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी गैमेट प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली दे आर द रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, बट मियोसिस से पहले जो भी प्रीवियस गैमेटिक सेल होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं। आप लोगों का सेल डिवीजन हो गया है, हो गया है ना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा 10 मिनट का एक डिस्कशन करूँगा मैं सेल डिवीजन से लेकर के, जो यहाँ पर अपने को ज़रूरत लगेगा, क्योंकि जो मियोटिक डिवीजन होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मियोटिक डिवीजन और यहाँ पर जो एग फॉर्मेशन होता है, इन दोनों के क्वेश्चंस को मिलाते हैं, इन दोनों टॉपिक को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोग भले पढ़े होंगे, बट मैं अपने हिसाब से जो मुझे यहाँ ज़रूरत है ना, वो मियोसिस के वो पार्ट को बताऊंगा जो यहाँ अपने को जरूरत पड़ेगा गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअल में मियोटिक डिवीजन के सारे स्टेप्स मालूम होने चाहिए आप लोगों को। चलो, तो ये जर्म सेल हो गया। तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कुछ सेल्स बनते हैं। तो अगर ये कुछ सेल्स बन रहे हैं तो ये सेल क्या होगा बेटा? डिप्लॉयड। व्हाट इज डिप्लॉयड? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे फॉर एग्जांपल ये 46 हो गया, एन का मतलब क्या होगा? 23, 2n का मतलब क्या होगा? 46। ये हिस्सा हमको समझ आ गया। n इज अ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2n लिखा है, दैट इज 46, ठीक है। इतना तो माइटोसिस के थ्रू अगर बन रहा है तो ये जो सेल्स होंगे इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा?
ये भी 2n होगा बेटा। ये जितने भी होंगे ये सब 2n के बनेंगे। समझ आ रहा बात? तो कोई एक सेल होता है जो आगे चल के गैमेट प्रोड्यूस करने लायक बनता है, उस टाइप के सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, क्या चीज? जर्म सेल्स। तो यही है बेटा जर्म सेल। oogonal सेल्स क्या बनता है? oogonal सेल्स। ठीक है, तो ये जो oogonal सेल्स होते हैं ये आगे चल के क्या बनेंगे बेटा? oogonal सेल्स, दैट इज oogonal सेल्स। तो ध्यान रखेंगे oogonal सेल्स जो बनते हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं फ्रॉम जर्म सेल। ठीक है, सिंपल है ना? तो oogonal सेल्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है, दैट इज 46 होता है। देन कुछ oogonal सेल्स जो होते हैं वो फिर मेयोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं। कुछ oogonal सेल्स मेयोटिक डिवीजन में एंटर करते हैं। तो अब ये मान के चलो भैया ये मियोसिस में एंटर कर रहा है, मियोसिस में एंटर कर रहा है। तो ये जो मियोसिस में जब एंटर करेगा, है ना, मियोसिस में एंटर करेगा, तो मियोसिस में जब एंटर करता है तो थोड़ा सा एक लार्ज सेल बनता है जो 2n होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। अभी मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होता है कि हैप्लॉयड होता है? डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना। बट दे एंटर इन मेयोटिक डिवीजन। ये मेयोटिक डिवीजन में एंटर कर चुका होता है, मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं किया रहता है, इसलिए उसको हम लोग डिप्लॉयड ही लेते हैं। समझ आ रहा बात? तो प्राइमरी oocyte जहां पर नाम आ गया मतलब भैया ये आगे एग बनाएगा। ठीक, तो प्राइमरी oocyte जो रहता है वो आगे चल के क्या होगा बेटा? फिर मेयोटिक डिवीजन और करेगा, मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। मियोसिस कितने पार्ट में कंप्लीट होता है? 2 पार्ट में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मैं अभी एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर मियोसिस अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मियोसिस 1 मियोसिस में एंटर किया, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और ये बनेगा हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, इट इज नॉट अ कंप्लीट, इट इज नॉट अ ट्रू एग। ठीक है, इट इज नॉट अ ट्रू एग, बट एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte को ही एग बोला जाता है, सेकेंडरी oocyte को ही एग बोला जाता है। बट आप देख सकते हो कि मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं किया है। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो मियोसिस 2, मियोसिस 2 ये मियोसिस 2 वाला प्रोसेस इसमें चालू तो हो गया है, बट मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी सेकेंडरी oocyte को ही हम एग बोलते हैं, जो कि इस ओवरी से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो अब बात ये आती है कि ये हैप्लॉइड है और मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं किया है, ये चीज क्या है? इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं हटा रहा हूं और छोटा सा अपन पहले देखेंगे मियोसिस, है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है बताना चाहिए। तो माइटोसिस में क्या होता है बेटा? जो भी 2n नंबर ऑफ सेल होते हैं, है ना, या फिर 46 नंबर ऑफ सेल होते हैं, वो क्या होता है बेटा? कितने स्टेज होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारा चीज होता है। तो सबसे पहले माइटोसिस में एंटर जब होता है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, क्या होगा? इंटरफेस, इंटरफेस होगा। इंटरफेस में क्या होता है? हाँ बेटा, क्या क्या ग्रो होता है? हाँ, तो क्या क्या होता है उसमें? इंटरफेस में, इंटरफेस में G1 S G2, जो मेन हम मेरा जो काम का है यहाँ पर वो S फेस है। सिंथेटिक फेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज डबलिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल सेल में, अगर मैं एक नॉर्मल जैसे एक नॉन डिवाइडिंग सेल को अगर मैं उठा के आपको दे दूं, तो आपको कितना क्रोमोसोम दिखेगा? एक नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल को उठा के मैं अगर दूं आपको, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे तो कितना क्रोमोसोम दिखेगा? 23। कितना दिखेगा?
एक भी क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। नॉन डिवाइडिंग सेल में कभी क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, ऑलवेज देयर इज अ डीएनए। समझ आ रहा है? अनकॉइल्ड डीएनए आपको मिलेगा। तो क्रोमोसोम कब दिखेगा? कब दिखेगा पूछ रहा हूं तो। हाँ, एक्चुअली में क्रोमोसोम सही तरीके से दिखता है मेटाफेस स्टेज में, और मेटाफेस स्टेज इज अ माइटोटिक और मियोटिक फेस। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो यहां से हमको क्या समझ आया कि अगर डीएनए डबल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रोमोसोम भी डबल हो रहा है। इस चीज को आपको पहले ध्यान रखना है ना। इट इज अ डबलिंग ऑफ डीएनए, नॉट क्रोमोसोमल डबलिंग। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना, क्योंकि म्योसिस में यही फंसते हैं लोग। ठीक है, तो इट इज अ डबलिंग ऑफ डीएनए। तो भैया आप मुझे बताओ कि ये जो है आफ्टर इंटरफेस, ये जो सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, 4n होगा? 2n होगा, 2n रहेगा, है ना। जब तक क्रोमोसोम अपेयर नहीं होता तब तक हम उसको क्रोमोसोम नहीं मानते हैं, है ना। और एक नॉर्मली हम लेते हैं सेल को कि 2n है। इसमें ना एक एक जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, एक मानना और एक होना। ठीक है, अगर आप देखोगे ना आगे म्योसिस में ना एक जगह बहुत कंफ्यूजन होता है, एक हम मानते हैं और एक एक्चुअल होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पर अगर जब तक के मेटाफेस नहीं आया है तब तक के वो 2n हो गया, है ना। जब मेटाफेस आ गया, प्रोफेस हो गया, मेटाफेस हो गया, अब ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने हो गए बेटा? क्रोमोसोम कितने हो गए यहाँ पर? 92 हो गए, क्योंकि हर एक डीएनए डबल हो गया। तो डीएनए से ही तो क्रोमोसोम बनेगा। डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, जो डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, यही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनेगा। मतलब कंडेंसेशन से समझते हो कि ये एकदम हाईली ऐसा कॉइल्ड हो रहा है, ऐसा कॉइल्ड हो रहा है, ये 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 बन गया। ठीक है, तो डीएनए कॉइलिंग हो करके क्रोमोसोम बनता है। तो भैया प्रोफेस में वही काम तो हो रहा है, कॉइलिंग ही तो हो रहा है। ठीक है, मेटाफेस में कॉइल्ड हो गया अच्छे से, और डीएनए जो रहता है वो क्रोमोसोम का रूप ले लिया। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है? 92। तो ये एक प्रकार से 4n का हो गया। ठीक है, अब मेटाफेस के बाद एनाफेस, टीलोफेस, ये सब आएगा, और इसमें फिर वापस साइटोकाइनेसिस होगा। 46 इधर होगा, 46 उधर होगा। सिंपल है, समझ आ गया बात? दैट इज 2n और 2n। अब आते हैं मियोसिस में। म्योसिस में अगर हम देखें 2n दैट इज 46 क्रोमोसोम नंबर वाला जो है ये इंटरफेस में एंटर करेगा। तो इंटरफेस में यहाँ पर हम लोगों का क्या काम है भैया? हम लोग क्या देखते हैं मेनली? एस फेस। एस फेस में क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए डबल हो गया, है ना। तो आफ्टर इंटरफेस ये जो सेल है ये 2n ही होगा, है ना, 2n होगा। यहाँ पर जो 2n था, यहाँ पर जो 2n था, इसमें डीएनए कितना था बेटा? 92। लेकिन हम क्रोमोसोम अगर लेते हैं एक्चुअल में तो वो 46 लेते हैं, फिर मेटाफेस आने के बाद वो 92 हो जाता है। अब यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद इंटरफेस में अगर हम देखेंगे तो उसको 2n ही लिया जाता है, बट यहाँ पर डीएनए कितना है? 92। ठीक है, डीएनए कितना है? 92। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि म्योसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पर n होता है, यहाँ पर n होता है। तो इसमें मैं क्रोमोसोम और इसमें मैं डीएनए, इन दोनों का नंबर मैं पूछूंगा, तो बताओ क्या क्या होता है? बताओ, क्रोमोसोम का नंबर बताओ, डीएनए का नंबर बताओ। म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया, आफ्टर म्योसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। म्योसिस 1 के बाद क्या होगा? जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, कितना क्रोमोसोम होगा? क्रोमोसोम 23 नहीं 46 होगा, तो उसको हैप्लॉइड क्यों बोलेंगे? यही होता है ना, म्योसिस 1 में ये होगा, म्योसिस 2 में ये होगा, यही तो होगा ना। ये म्योसिस 2 है बेटा, ये म्योसिस 2 है। तो ये क्रोमो एन का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम? 23। तो इसमें डीएनए कितना होगा?
कैसे ऐसा पॉसिबल है? डीएनए आप 46 बोल रहे हो, दोनों 23 होगा, कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर ना एक ही चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो मैं लिख रहा हूं उसी को ध्यान रखो। 23 और डीएनए 23, यहाँ पर डीएनए 23 होगा। अगर यहाँ पर डीएनए डबल नहीं होगा तो यहाँ पर डीएनए दो पार्ट में कैसे बढ़ जाएगा? यहाँ डीएनए जरूर 46 होगा, तभी तो 23 इधर आएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ म्योसिस 2 है, तो म्योसिस 2 में क्या डीएनए डबल होता है? नहीं, वो तो एक बार हो गया इंटरफेस में, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। डीएनए एक ही बार डबल होता है इंटरफेस में, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो फिर यहाँ पर क्रोमोसोम 23 क्यों है? तो एकदम सिंपल सा चीज ध्यान रखना है हमको कि जब माइटोसिस होता है, इधर ध्यान देंगे, जब माइटोसिस होता है तो ये डीएनए है बेटा, ठीक है, ये डीएनए है। तो इंटरफेस जब होता है, इंटरफेस जब होता है तो हर एक डीएनए डबल हो जाता है। इधर ध्यान देंगे, हर एक डीएनए डबल हो जाता है, बस इसको ध्यान रखना, ये डीएनए है और डीएनए डबल होकर के सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 था, यहाँ कितना हो गया? 8, मतलब डबल हो गया। ध्यान से समझना। अब यहाँ देखो, इधर देखना, जब म्योसिस होता है तो वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 2n है। ये जब इंटरफेस करता है, ये जब इंटरफेस करता है तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है डबल होगा, जैसे वहां हुआ था, होगा डबल, बिल्कुल होगा। बट ये डीएनए एक दूसरे से अटैच रहता है, अलग नहीं होता है। डीएनए डबल हो गया। यहां हम लोगों ने 4 डीएनए बताया, यहां पर 8 डीएनए। डीएनए डबल हुआ आफ्टर इंटरफेस, लेकिन डीएनए सेपरेट नहीं हुआ। डीएनए सेपरेट नहीं हुआ, बट इंटरफेस के बाद तो म्योसिस 1 चालू हो गया। म्योसिस 1 में प्रोफेस 1 आएगा, तो प्रोफेस में क्या होगा बेटा? देयर इज अ कॉइलिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाएगा। तो डीएनए की कॉइलिंग जब यहां होती है, ठीक है, डीएनए की कॉइलिंग जब यहां होती है तो हर एक डीएनए कॉइल्ड होकर के एक क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, समझ आया? तो यहां पर कितना क्रोमोसोम था भैया? 4। यहां कितना हो गया? 8। अब इधर देखना, यहां पर जब क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग होती है, यहां जब क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग होती है तो ये हो गया, इसके साथ जो जुड़ा हुआ डीएनए है ना, इसकी भी कॉइलिंग हो जाती है और वो एक ही साथ पड़े रहते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक? तो ये हो गया हमारा एक डीएनए और ये हो गया हमारा एक डीएनए। तो इसमें से नया कौन सा है और पुराना कौन सा है? नया वाइट वाला है, सॉरी, पुराना वाइट वाला है और नया ऑरेंज वाला है। समझ आया? तो डीएनए की कॉइलिंग हुई, लेकिन यहां पर ये एक जगह से जुड़ा हुआ है ना, वही आगे चल के सेंट्रोमियर बनाता है ना, पॉइंट। तो अब डीएनए की जब कॉइलिंग होती है तो डीएनए, कॉइल्ड डीएनए के बाहर, ध्यान से देखना, कॉइल्ड डीएनए के बाहर एक प्रोटीनस मेम्ब्रेन इसको कवर्ड करता है, जिसको पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए के बाहर एक प्रोटीनस मेम्ब्रेन कवर करता है और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है जिसके अंदर कॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। अब ये एक डीएनए, सॉरी, अब ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज अ coiled DNA covered by a layer of pellicle. What is chromosome? It is a coiled DNA covered by a layer of pellicle. ठीक है, तो एक बार पेलिकल से कवर हो गया ना, तो अब ये एक ही क्रोमोसोम है। इसके अंदर चाहे एक डीएनए कॉइल्ड हो चाहे 2 डीएनए कॉइल्ड हो, ये एक क्रोमोसोम कहलाता है। तो ये कितना क्रोमोसोम है?
एक, लेकिन डीएनए कितना है? 2। इसीलिए यहाँ पर ये हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, ना कि डीएनए। तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेसिस पर होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के बेसिस पर, ना कि डीएनए के बेसिस पर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कितना है भैया? 23, लेकिन हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए है, तो 23 क्रोमोसोम में 46 डीएनए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप लोग मियोसिस पढ़े हो, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, 1 घंटा लग जाता है उसमें। तो जब मियोसिस 2 चालू होता है तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है ना? कौन से स्टेज में क्रोमोसोम्स के मूवमेंट अपने अपने पोल्स में जाते हैं? एनाफेज। तो जब एनाफेज होता है तो एनाफेज में क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, एनाफेज में क्या होगा? इधर देखो बेटा, ये कौन सा वाला है भैया? ये पहले वाला है। देन ऑरेंज वाला जो रहता है वो बाद वाला है, नया वाला। ये दिख रहा है? तो होगा क्या? जब एनाफेज होगा तो जो स्पिंडल फाइबर है वो इस सेंट्रोमियर में अटैच होगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर में अटैच होगा। ठीक, और क्या करेगा? सेंट्रोमियर को ब्रेक कर देगा, और क्या होगा फिर आगे? एक साइड नया वाला डीएनए चला जाएगा और दूसरे साइड पुराना वाला डीएनए चला जाएगा। समझ आ रहा है क्या? थोड़ा सा समझ आ रहा है? दोनों को तोड़ दिया ना सेंट्रोमियर को, और ये एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया। तो कायदे से में तो एक में 2 था, तो यहाँ पर 46 डीएनए था, हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए था। तो जब इन दोनों डीएनए को तोड़ के अलग करेंगे तो हर एक डीएनए एक क्रोमोसोम बन जाएगा, हर एक डीएनए एक क्रोमोसोम बन जाएगा, है ना? कवरिंग तो रहेगी। तो इसीलिए इसीलिए फिर 23 इधर 23 इधर, और हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर है? क्रोमोसोम के बेसिस पर है। हर एक क्रोमोसोम में 2-2 डीएनए पाया जाता है, इसीलिए डीएनए इस फेस में डबल होता है और यहाँ आकर के सिंगल हो जाता है। क्लियर है? इतना अपने को बस जानने की जरूरत होती है। ठीक, समझ आ रहा है? तो मियोसिस में कितने स्टेज होते हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, उसका साइटोकाइनेसिस होगा। प्रोफेज में 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, इसी को बस पूरा लिख रहा हूं, फिर डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। क्लियर है बात? ठीक, चलो यहां तक मैं रोक रहा हूं, देन आप आते हैं इधर। तो अब आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि भैया ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और आगे चल के एक्चुअल में ओवम बनाएगा। बट वो कब बनाएगा उसको स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे। चलिए, तो यहीं तक रुका रहता है, यही एग है। ये समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई जो ओवरी में एग होता है वो कब बनना चालू होता है? कब बनना चालू होगा? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज में चालू होगा? नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से एग का बनना चालू हो जाता है। तो जितने भी एग होते हैं, दैट इज इमेच्योर एग, वो बर्थ से पहले बन चुके होते हैं। उनका मैचुरेशन प्यूबर्टी के बाद से होता है। तो 2 चीजें बताया मैंने कि एग का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
लेकिन एग का मैचुरेशन कब होता है? भाई जैसे आप लोग पढ़ना चालू करते हो साल के पहले, लेकिन कई लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। कब कंप्लीट करते हैं कई लोग? एग्ज़ाम से पहले 10 महीने बाद। होता है ना, कई लोग थोड़ा सा रहते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, फोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो वो एक ही बार हो पाता है, फिर बोलते हैं सर भूल गए लास्ट में। अरे बाबा, आपको 40-50 बार रिवाइज करना है हर एक चैप्टर को, आपका 600 से नीचे आ ही नहीं सकता। 30-40 बार हर एक टॉपिक को रिवाइज कर लो, 600 से नीचे आ ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं आ सकता। अब रिवाइज करने का मतलब पेपर पढ़ने जैसा नहीं है, ठीक है, उसका भी तरीका होता है। चलिए, तो डेवलपमेंट ऑफ एग स्टार्ट्स कब से? एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से चालू हो जाएगा। तो और उसका जो मैचुरेशन कब से चालू होगा? प्यूबर्टी स्टेज से, ठीक है। चलो, तो अब मैं ये जो बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या बन के रेडी है? प्राइमरी oocyte। क्या बन के रेडी है बेटा? प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है। तो ये प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte। तो ये कब से पड़ा हुआ है? ये कौन सा स्टेज है भैया? ये कौन सा स्टेज है? एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे बहुत सारे oogonial सेल्स पड़े हुए होते हैं जो आगे चल के प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो oogonial सेल ही आगे चल के क्या बनाता है? प्राइमरी oocyte। oogonial सेल ही आगे चल के क्या बनाता है? प्राइमरी oocyte। और oogonial सेल कहाँ से बना है? जर्मिनल एपिथेलियम के मैटोटिक डिवीजन से, ठीक है। जर्म सेल के मैटोटिक डिवीजन से oogonial सेल्स बनेगा ढेर सारा, और वो ढेर सारा oogonial सेल्स एम्ब्रियोनिक लाइफ से है कितना? करीब करीब 10 लाख के आसपास oogoneal सेल्स बनता है। करीब करीब हर एक ओवरी में 10 लाख के आसपास oogoneal सेल्स बनता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है 9 मंथ के पीरियड तक 7-8 लाख oogoneal सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 2 लाख के आसपास oogoneal सेल्स बचता है, ठीक है, बर्थ के समय तक। जैसे बर्थ होता है तो हर एक ओवरी में 2 लाख के आसपास oogoneal सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। देन उसके बाद जैसे जैसे प्यूबर्टी एज आता है, मतलब 0 ईयर से लेकर के 11 to 12 ईयर्स तक के ये जो 2 लाख oogoneal सेल्स है, उसमें भी बहुत सारे oogoneal सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, और करीब करीब 60 से 80 हजार, कितना? 60 to 80,000 oogoneal सेल्स बस प्यूबर्टी एज में प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है बात? और उसी में से ही फिर धीरे धीरे एक एक oogoneal सेल्स क्या होते हैं? मैच्योर होना चालू होते हैं। तो अब मैं ये जो यहाँ से जो बताना चालू कर रहा हूँ, ये आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज के बाद से क्या होगा बेटा? हार्मोनल चेंजेस। अब इसको ध्यान रखेंगे, जो हार्मोनल चेंजेस है, यहाँ पर पूरा हार्मोन्स आएगा। तो हार्मोनल चेंजेस में क्या होगा? जैसे ही प्यूबर्टी एज अटेन होता है 10, 11, 12 साल, ठीक है, आजकल प्यूबर्टी एज कम होते जा रहा है, ठीक है, 1-2 साल, 1 से 1.5 साल कम होते जा रहा है, 9, 9.5 साल में भी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जा रहा है। तो जैसे ही प्यूबर्टी एज चालू होता है तो हमारे पीनियल ग्लैंड और जो अदर ब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ही एक एज अटेन होता है वहाँ से फिर सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। सिग्नल कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनेगा, कौन सा बेटा? कौन सा हार्मोन बनेगा? GnRH। GnRH कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? GnH। GnH 2 टाइप के हार्मोन का कॉम्बिनेशन है, FSH और LH, ठीक है। तो FSH और LH में से जो FSH होता है ये क्या करता है बेटा? इस जो oogoneal सेल्स दैट इज फॉलिकुलर सेल्स है, इसको स्टिमुलेट करना चालू करता है, प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करना चालू करेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि प्राइमरी oocyte माइटोसिस करेगा या म्योसिस करेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था यहाँ पर, प्राइमरी oocyte माइटोसिस करेगा या म्योसिस करेगा। कुछ oogoneal सेल्स प्राइमरी oocyte में एंटर करेगा, तो एक्चुअल में ये म्योसिस 1 में एंटर होता है, ठीक है। इंटरफेस करेगा और वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है,
इंटरफेस करेगा, इंटरफेस में डीएनए डबल होता है, वो प्राइमरी oocyte में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी oocyte होता है, जो प्राइमरी oocyte होता है, ये मियोसिस 1 स्टार्ट कर चुका है। इधर ध्यान दो, ये जो ओगोनियल सेल्स प्राइमरी oocyte बना है वो आफ्टर इंटरफेस के कंप्लीशन से बना है। आफ्टर इंटरफेस ये मियोसिस 1 चालू कर दिया। मियोसिस 1 जब चालू करता है तो ये प्रोफेस 1 में आकर के अरेस्टेड रहता है। अरेस्टेड का मतलब रुका हुआ रहता है। ठीक है, तो प्रोफेस 1 में अरेस्टेड होता है कौन? प्राइमरी oocyte। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज में रुका हुआ रहता है? मियोसिस 1 के प्रोफेस 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्यूबर्टी एज में जो कोई भी सेल मियोसिस को स्टार्ट कर रहा है उसमें डीएनए का नंबर कितना होगा? डीएनए का नंबर 2n बेटा, वो क्रोमोसोम के लिए लिया जाता है। डीएनए का नंबर 92 होगा, क्रोमोसोम 2n होगा। हम लोगों ने देखा प्राइमरी oocyte क्या है भैया, ये भी 2n है ओगोनियल सेल, और प्राइमरी oocyte भी 2n है। बट प्राइमरी oocyte क्या है भैया? इंटरफेस हो गया। प्राइमरी oocyte ने क्या किया है? मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 कंप्लीट करके रुका हुआ है। ध्यान से समझना, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में रुका हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसने इंटरफेस कर लिया है। प्रोफेस 1 तभी आएगा ना जब इंटरफेस हो चुका होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे, है ना भाई। ये इंटरफेस, इधर देखो, इंटरफेस के बाद ही तो प्रोफेस 1 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि डीएनए तो डबल हो चुका है। ठीक, तो यहां पर डीएनए डबल पाया जाएगा बट क्रोमोसोम 2n होगा। क्यों? मैंने आपको बताया था डीएनए डबल तो होता है लेकिन जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए 2C4D बोला जाता है ना। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 सेट्स ऑफ डीएनए। समझ आ रहा है? 2C4D क्यों? जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रोमोसोम तो भैया एक ही है, डीएनए डबल है। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन आता है ना सेल डिवीजन वाला, तो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक, क्लियर है इतना? तो oogonal सेल्स इंटरफेस कंप्लीट किया, प्रोफेस 1 में एंटर किया और इंटरफेस में रुका हुआ है। ये कौन सा स्टेज होगा? प्राइमरी oocyte रुका हुआ है। तो प्राइमरी oocyte में क्या रुका हुआ है? प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसी स्टेज में प्यूबर्टी एज तक पहुंचेगा ये प्राइमरी oocyte। मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 स्टेज में ही रुका हुआ पहुंचेगा प्यूबर्टी एज में। तो प्यूबर्टी एज में आने के बाद कौन सा स्टेज रीस्टार्ट होगा? मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 रीस्टार्ट होगा और फिर मेटाफेस 1 में एंटर करेगा। समझ आया? क्लियर हो रहा है एकदम, है ना? चलो, तो अब ये 2n है जिसने एंटर किया, तो वहां से हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हुए एफएसएच आ रहा है। एफएसएच इज अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दो जगह, है ना, दो टाइप के सेल को स्टिमुलेट करता है। ध्यान से समझना, पहला प्राइमरी oocyte, दूसरा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को जब ये स्टिमुलेट करता है तो यहां से कुछ फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। इधर देखो बेटा, जर्मिनल एपिथेलियल सेल को जब ये स्टिमुलेट करेगा तो यहां से कुछ फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। ध्यान से समझ लो, पहले ये सब दिया हुआ है बुक में। ठीक है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो इसमें अटैच होते जाते हैं। समझ गए? टू एन है, फॉलिकुलर सेल्स बना और ये फॉलिकुलर सेल्स इसमें ऐसे इसको सराउंड करना चालू करेगा, है ना। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरे के बाद तीसरी लेयर। साथ ही साथ ये जो प्राइमरी oocyte है जो रुका हुआ है ये रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम प्यूबर्टी, फ्रॉम प्यूबर्टी। और फिर ये प्रोफेस 1 के बाद क्या जाएगा? मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1। ऐसा ये आगे बढ़ते जाएगा।
साथ ही साथ फॉलिकुलर सेल्स उसको ऐसे लपेटते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इमेजिन करना है अपने को। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर होता है फॉलिकुलर सेल से घिरा हुआ प्राइमरी oocyte, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, तो शुरुआत में प्राइमरी फॉलिकल होता है क्या? नहीं, जब FSH आता है फॉलिकुलर सेल्स डेवलप होते हैं, वो उसको सराउंड करता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है प्राइमरी oocyte के बाहर। फॉलिकुलर सेल्स जब उसके बाहर उसको कवर करेगा तो ये कवर्ड प्राइमरी oocyte के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अब मल्टीलेयर प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सॉरी मल्टीलेयर फॉलिकुलर सेल्स हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। समझ आ रहा बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी आप 2n देख रहे हो, इसका मतलब सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या है? प्राइमरी oocyte है? ठीक है, एकदम क्लियरली ध्यान रखना है आपको उसको। देन उसके बाद FSH का एक्शन और बढ़ेगा समय के साथ, तो ये FSH का एक्शन और बढ़ते जाएगा, है ना? तो ये और क्या करेगा बेटा? और फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, और ज्यादा फॉलिकल्स बनेगा, और इस स्ट्रक्चर के बाहर फॉलिकल्स का लेयर और इंक्रीज होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो 2n है अब n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैं n लिख रहा हूं, इसके बाहर आपको क्या मिलेगा बेटा? बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स। लेकिन फॉलिकल्स में फिर क्या होगा? कुछ स्पेस बनना चालू होता है, फॉलिकल्स के बीच में कुछ स्पेस बनना चालू होता है। तो आप देख सकते हो ये जो स्पेस है दैट इज एंट्रल स्पेस या एंट्रम। ठीक है, और ये जो मल्टीलेयर फॉलिकुलर स्ट्रक्चर विथ एंट्रल स्पेस इज नोन एज टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। अभी भी FSH का एक्शन बढ़ा हुआ है, अब साथ में FSH के साथ में अब LH भी आना चालू हो गया। पहले FSH बढ़ा हुआ था, देन FSH LH बढ़ना, दोनों साथ साथ बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इस स्ट्रक्चर को FSH एंड LH साथ साथ रेगुलेट करेंगे, और ये और बड़ा साइज का हो जाएगा, और बड़ा साइज का हो जाएगा, दैट इज N। ये ऐसा देख सकते हो आप, बहुत बड़ा हो गया ये साइज में। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा सेल है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब ध्यान से समझना, अब इधर देखेंगे बेटा, प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 कंप्लीट करके, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा और 2 टाइप के हैप्लॉइड सेल बनेगा। अब यहां पर हम लोगों ने देखा मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और 2 टाइप का हैप्लॉइड सेल बनेगा। ठीक है, तो एक जो हैप्लॉइड सेल होता है ये सेकेंडरी oocyte होता है, और एक हैप्लॉइड सेल फर्स्ट पोलर बॉडी होता है। इसको आगे देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में। ठीक है, अभी से सुनते जाओ, उस समय भी ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ओवरी से ही एक्चुअल में हमको याद रखना पड़ता है ना, ये सारी चीजें। वहां तो ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में है, तो उसको रटना नहीं है अपने को, यहां से याद रखना है। तो प्राइमरी oocyte किसमें रुका हुआ था एम्ब्रियोनिक स्टेज से? प्रोफेस 1। मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 में रुका हुआ था, प्रोफेस 1 में रुका हुआ था। आफ्टर प्यूबर्टी, ये हिस्सा मैं प्यूबर्टी के बाद बता रहा हूं, प्यूबर्टी के बाद से ये क्या हो रहा है बेटा? मियोसिस 1 कंप्लीट कर दिया। देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो फिर अब
ये स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज सेकेंडरी oocyte। क्लियर है इतना? ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte जो है ये भी तो मियोसिस 2 करेगा, सेकेंडरी oocyte भी तो मियोसिस 2 करेगा, समझ आ रहा है? तो जो सेकेंडरी oocyte होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, IMP करके लिख लेंगे, दे स्टार्ट meiosis 2, दे स्टार्ट meiosis 2। ठीक है, 2n से n बना, इसके बाद n से और 2n बनने वाला है, 2n से n बना, देन एक n से और 2n बनेगा, कब बनेगा? meiosis 2 कंप्लीट करने के बाद। तो यहां पर भी सेम होगा, है ना, 2n से n बना, तो अभी इस n से और 2n बनेंगे meiosis 2 कंप्लीट करने के बाद। तो ये n अब क्या स्टार्ट करेगा? meiosis 2। meiosis 2 स्टार्ट करेगा तो सबसे पहला स्टेज प्रोफेज 2, देन उसके बाद मेटाफेज 2। अब ये मेटाफेज 2 में आके वापस रुक जाएगा, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेज में रहता है? meiosis 2 का मेटाफेज 2। meiosis 2 का मेटाफेज 2। क्लियर हो रहा है? इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से कभी कभी एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बाकी लोगों में और आप लोगों में बस यही का डिफरेंस रहेगा, है ना। क्रोमोसोम डीएनए अगर पूछ दिया, सेल डिवीजन से मिला के अगर इसका क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये क्या पूछ दिया तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें तो सब सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। आपसे पूछ देगा सेकेंडरी oocyte में कितना डीएनए, कितना डीएनए प्रेजेंट है? 23। यही है ना सेकेंडरी oocyte, मिटाया नहीं हूं मैं। कितना है? 46। जब तक meiosis 2 कंप्लीट नहीं होगा 46 डीएनए, meiosis 2 कंप्लीट हुआ अब 23 डीएनए। इसीलिए मैं ये बताया हूं, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आपसे पूछ दिया कि इन अ ह्यूमन फीमेल देयर इज अ ओव्यूलेशन, there is a ovulation, what is the quantity of DNA on that egg? 46 DNA and chromosome number is 23 because they are haploid। ये एक क्वेश्चन हो गया जो सेल डिवीजन से जोड़ के पूछ सकते हैं। पहला, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में फिलहाल ये चीज नहीं लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? दूसरा क्या पूछ देगा? ये कौन से स्टेज में रुका हुआ है ना? क्या ये meiosis 2 स्टार्ट कर चुका है? meiosis सेकेंडरी oocyte meiosis 2 स्टार्ट कर चुका है, हाँ। क्या ये कंप्लीट कर चुका है? नहीं। तो कहां पर है ये? मेटाफेज 2 में। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो रटेंगे ना तो कहीं ना कहीं अपन फंसेंगे, उसको बेसिक तरीके से अपने को सेल डिवीजन के थ्रू याद रखना है। समझ आ गया बात इतना? चलो, देन उसके बाद FSH का लेवल अभी भी बढ़ा हुआ है, LH का लेवल अभी भी बढ़ा हुआ है। देन ग्रेफेन फॉलिकल में अब क्या होगा बेटा? LH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो LH का एक्शन ग्रेफेन फॉलिकल में बढ़ जाएगा, जिसके कारण एग बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण एग बाहर रिलीज हो जाएगा, ये ऐसा, और ये एग बाहर आ गया। एग जब बाहर आता है तो इसके साथ में कुछ सेल्स भी उसके ऊपर जो चिपके हुए सेल्स होते हैं वो भी साथ में बाहर आ जाता है। तो दैट स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी oocyte। अभी भी सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 meiosis 2 के मेटाफेज 2 में रुका हुआ है। मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ, एक एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है।
क्लियर हो रहा है? चलो देन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक चीज बस हमको और देखना है। क्या? जब मैंने इसको बनाया तो अब यहां पर आप देखेंगे ये क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte, दैट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल द नंबर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसके बाहर आपको एक पतला सा एक मेम्ब्रेन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा कब बना? एग रिलीज होने से पहले या बाद में? पहले। एग रिलीज जब होता है तो जोना पेलुसिडा साथ में रहता है, उसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इधर देखो, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट फॉलिकुलर सेल इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, दैट फॉलिकुलर सेल्स। व्हाट इज कोरोना रेडिएटा? कोरोना रेडिएटा एक सेलुलर लेयर है, ध्यान रखना। कहां से बना ये? इट इज अ फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल कहां से बना? जर्मिनल एपिथेलियल का ही सेल है, जो मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, माइटोटिक डिवीजन किया और ये बना। तो यहां पर से भी क्वेश्चन आता है, कोरोना रेडिएटा इज अ सेलुलर लेयर, ये सेल है। ठीक है, और ये क्या चीज है भैया? ये क्या चीज है? इट इज अ मेम्ब्रेन। इट इज अ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेनस लेयर है, नॉट सेलुलर लेयर। ध्यान रखेंगे, जोना पेलुसिडा इज अ मेम्ब्रेनस लेयर, नॉट अ सेलुलर लेयर। कोरोना रेडिएटा इज अ सेलुलर लेयर। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना ये एकदम कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा आर सेलुलर लेयर कवरिंग द एग। हाँ हाँ हाँ, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। समझ आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रुक के सोच समझ के अपने को करना रहेगा। तो मेनली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जो एकदम छोटा छोटा डिटेल होता है वो कभी कभी हम स्किप कर जाते हैं, क्योंकि मिला के दे देता है? चलो क्लियर है इतना? तो दो टाइप का लेयर है एग के बाहर। पहला जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेनस लेयर, सेकंड कोरोना रेडिएटा। इसीलिए जोना पेलुसिडा को प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं और कोरोना रेडिएटा को सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इट इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी मतलब जो एग के जस्ट बाहर होगा, सेकेंडरी मतलब उसके और बाहर होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। 2 डिग्री 1 डिग्री समझते हो ना? 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी। चलो, तो ये जो एग है ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर तभी निकलेगा जब एलएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक है, एलएच सर्ज बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अंदर से बाहर जाने वाले प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर है? यहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ बता दिया हूं। देन नेक्स्ट एक और चीज है, चलो इधर ध्यान दो। इसीलिए मैं बोला हूं पहले मेरे को ना बनाने दो, क्या सांस है ना, नहीं तो फिर ना कहां से क्या जा रहा है कुछ समझ नहीं पाओगे बाद में जब। तो अब इधर देखो बेटा, इट इज, थोड़ा सा व्हाइट कलर में बना देता हूं तो अच्छे से दिखेगा। इधर देखो, ये क्या है बेटा? टर्शरी फॉलिकल। ये क्या है बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल के बाहर कुछ सेल्स के टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और एक मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है। सेल्स के टुकड़े और मेम्ब्रेन की लेयर। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की लेयर इज थीका एक्सटर्ना। इधर देखो, इधर देखो भाई, मैं जो बना रहा हूं बस वही देखते जाओ, वो सब बाद में देख लेना। और जो इनर मोस्ट
सेल्स के टुकड़े होते हैं, दैट इज थीका इंटरना। ठीक है, अब मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझो। इधर देखो, थीका इंटरना एंड फॉलिकुलर सेल, थीका इंटरना एंड फॉलिकुलर सेल्स, ये दोनों मिलके बनाते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन कब से बनना चालू होगा? टर्शरी फॉलिकल से। टर्शरी फॉलिकल से ग्रेफिन फॉलिकल तक एस्ट्रोजन बनना चालू होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारी चीजें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आता है तो जब आप ओवरी का स्ट्रक्चर याद नहीं रखोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो वाला क्वेश्चन भी स्किप हो जाता है। ये डायग्राम किसी को दिखा मत देना, ठीक है? देख, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो बोलेगा पहले समझ तो आए पहले समझ तो आए ये डायग्राम क्या है, क्या लिखा है, कचर पचर पूरा हो गया। जब आप बायो को डायग्राम से और फ्लो चार्ट से पढ़ना जब चालू कर दोगे ना, तो पूरा 11th और 12th का एनसीईआरटी ना आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो। समझ आ रहा है? और जब आप उसको अच्छे से और समझ गए ना तो वो 1 दिन में ख़त्म होता है। फिर जब आप उसको और रिवाइज कर लिए ना तो आधा दिन में। समझ आ रहा है? और जब आप उसको और रिवाइज कर लोगे ना, 3 घंटे में 11th एनसीईआरटी, 3 घंटे में 12th एनसीईआरटी, ऐसा ही करते हैं बच्चे। समझ आ रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर यही तरीका होता है शॉर्ट नोट्स का और शॉर्ट करने का। ठीक है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, और जो बहुत सारा नेम वाला होता है उसको वही दीवार पे चिपका देते हैं, उसको बार बार देखते हैं, वो वैसे ही एग्जाम्पल वैसे ही याद रखा जाता है, चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो। ठीक है भैया, हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? आफ्टर क्या? ओव्यूलेशन, ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो कौन से कलर का सेल है? येलो कलर का। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल विल चेंज इनटू कॉर्पस लूटियम। इसको लूटियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि लूटियल सेल्स होता है, लूटियल सेल्स, जहां भी लूटिया वर्ड आता है, ठीक है सरनेम है क्या किसी का? नहीं है ना? जहां भी लूटिया वर्ड समझते हैं ना, लूट लिया नहीं भैया, लूटिया वर्ड जहां आता है वो येलो पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी लूटिया या लूटियम वर्ड येलो पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर येलो सेल्स होता है, दैट इज कॉर्पस लूटियम, दे सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, पूरा ही चेंज हो जाता है ये, और कुछ एस्ट्रोजन भी बनाता है स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम। एग को खोने के दुख में ग्रेफिन फॉलिकल बदल जाता है। कई बार बदल जाते हैं ना लोग, किसी को खोने के दुख में, आई एम चेंज्ड नाउ, नाउ आई एम चेंज्ड, आई एम टोटली चेंज्ड आफ्टर दैट इंसिडेंट। दैट इंसिडेंट आर चेंजिंग, क्या? चेंजिंग फेस ऑफ माई लाइफ। आफ्टर दैट आई एम टोटली चेंज्ड, नाउ आई एम अ न्यू गाय। तू बैल है भाई, तू बैल, गाय नहीं है तू ठीक है, चेंज हो रहे हो। मेरा बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ, सेम सेम इंसिडेंट। ऑल स्टेट सिविल सर्विस 5th रैंक,
समझ आ रहा है? वो भी एक एक साल में, आफ्टर 1 ईयर। समझ आ रहा है? मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड, इंटर्नशिप में एकदम उसके साथ ये हादसा हुआ, लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ, दे टोटली चेंज्ड। डर लगता था साला कुछ कर मत ले। अब वो हॉस्टल में रहता था, मैं घर में। 2 दिन में डेरा डाल के बैठा था उसके हॉस्टल में, उसके रूम में, उसी के साथ कहीं भी जाते तो उसके साथ जाता। बाथरूम जाता था तो दरवाजे के बाहर रहता था, बात करते रहता था। तो उसने काफ़ी मेहनत की और 1 साल बाद ही, 1 साल ड्रॉप लिया, 1 साल में ही हो गया। लोग यहाँ 4-4 5-5 साल लग जाता है, नहीं होता। तो एक्चुअल में देर इज़ अ सेल्फ मोटिवेशन। एक होता है ना एक सेल्फ मोटिवेशन, आप कहीं से भी मोटिवेशन ले लो, वो आधे घंटे का, 2 घंटे का, ज़्यादा 1 दिन का होता है। समझ आ रहा बात? आउटर मोटिवेशन जो होता है इज अ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। जब आप इनर अंदर से मोटिवेशन जब लाते हो, ठीक है, तो एक अजीब सा ना एक छटपटाहट होता है, करना ही है बे, करना ही है साला, अब तो निकालना ही है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, समझ आ रहा है, करना ही है। ये जो अंदर से जो एक छटपटाहट होता है ना, वो समझते हो ना, छटपटाहट जैसे गर्मी में कभी एसी कूलर बंद हो गया, समझ रहे हो कैसा फील होता है? हुआ है? अजीब से छटपटाहट, अरे यार क्या करें ऐसा। तो ये जब अंदर से आपको रोज जब होता है ना, तो आप अपने टेबल से उठते ही नहीं हो, बैठे ही रहते हो, उठते ही नहीं हो। समझ आ रहा है? जब तक एक टारगेट आपका कंप्लीट नहीं होता तो उठते ही नहीं हो, और मजा भी नहीं आता उठने में। जब एक चीज हो गया ना कंप्लीट, तब अच्छा लगा भाई, ऐसा आज का टास्क हुआ। समझ आ रहा है? तो ये जब छटपटाहट जब अंदर से रोज आता है ना, किसी एक विजन को लेकर के, एक एम को लेकर के, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसे का सिलेक्शन ना हो। लेकिन वही है कि सेल्फ मोटिवेशन हर किसी में नहीं आता। तो आप बहुत ज़्यादा आउटर मोटिवेशन का मत करो। ये बेचारा पहले क्या बना रहा था? एस्ट्रोजन। ये बेचारा पहले क्या बना रहा था? एस्ट्रोजन। बाद में बड़ा हार्मोन बनाया, प्रोजेस्टेरॉन। समझ आ रहा है? प्रोजेस्टेरॉन बहुत बड़ा हार्मोन है। क्यों बड़ा है? इट इज़ अ प्रेगनेंसी हार्मोन। पूरा प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है 9 मंथ तक। तो एस्ट्रोजन से बड़ा हार्मोन हो गया, ठीक है। इसलिए बदलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बड़ा काम कर सको।